गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अवनीश सिंह तोमर और आज हम ये आपकी टेबल पढ़ने वाले हैं भाई। और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, या तो आपके ऑप्शन बन सकते हैं, नहीं तो वन लाइन क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे पिछले चैप्टर में हमने क्वेश्चन करे थे भाई, मतलब उससे पिछले चैप्टर में जब हमने क्वेश्चन करे थे तब आपको एक क्वेश्चन बताया था। देखो मैं पढ़कर बताता हूं, तब आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे हमारा ये क्वेश्चन था भाई, मैं पढ़ रहा हूं देखो कि ठोस ए, एक ठोस है सॉलिड कैपिटल ए, तो वह अत्यधिक कठोर है, वह अत्यधिक कठोर है तथा ठोस गलित, जो ठोस और गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी है, यानी कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, सही है। और अत्यधिक उच्च ताप पर पिघलता है, तो वह ठोस किस प्रकार का है। ये क्वेश्चन था आपका, देखो मैंने करा दिया है वैसे आपको 1.7 यानी कि पहले चैप्टर का 7 नंबर क्वेश्चन था ये, तो आप पीछे देख भी सकते हैं। एक ठोस है जो कठोर है, ठोस और गलित अवस्था दोनों में विद्युत का अचालक है, यानी कि विद्युत धारा उसमें नहीं बहती है, वह अत्यधिक उच्च ताप पर पिघलता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी। अत्यधिक उच्च ताप पर गलनांक का मतलब होता है वह निश्चित ताप जिस पर कोई भी ठोस पिघलता है। तो यानी कि अत्यधिक उच्च ताप आपको देखो सबसे ज्यादा किस में दिखाई दे रहा है, इसी में। तो इससे आप देख सकते हैं, और ये किसी भी अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं, यानी कि इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। जैसे आपका ये हो गया, हीरा हो गया, सही है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड हो गया, क्वार्ट्ज हो गई, जो रेत होती है, ये सारी चीजें अत्यधिक उच्च ताप पर पिघलती हैं, सही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ऑप्शन जब आप करोगे इस चैप्टर के, ऑप्शन करके देखना भाई, तो ऑप्शन में भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो अधिकांश चीजें वैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूं इसमें, कि आणविक ठोस किसे कहते हैं, आयनिक ठोस किसे कहते हैं, धात्विक ठोस किसे कहते हैं, सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं, या फिर नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं। और आज हम इनसे संबंधित जो भी इस टेबल में दे रखा है सभी चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ताकि हमारा कोई भी वन लाइन क्वेश्चन नहीं छूट पाए भाई, सही है। तो देखते हैं, देखो तो आप टेबल को ध्यान से देखें भाई। इस टेबल को मैंने कई पार्ट में डिवाइड किया है, कि जो ठोस हैं सॉलिड हमने पढ़े थे दो प्रकार के, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। जो क्रिस्टलीय ठोस हैं, क्रिस्टलीय ठोसों की बात हो रही है, वो कितने प्रकार के होते हैं, तो हम पढ़ चुके हैं 4 प्रकार के होते हैं। और उनके अवयवी कण या घटक कण, इसका मतलब मैं आपको समझा चुका हूं, जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर ठोस बना है। जैसे नमक की बात करें, तो नमक किन ठोस से मिलकर बना है, NaCl, तो NaCl उसके घटक कण कहलाएंगे, NaCl उसके घटक कण या अवयवी कण कहलाएंगे। कोई भी शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं, सही है। अगला कॉलम है आकर्षण बल, जिनके कारण ये जो घटक कण हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं। जिसे नमक के छोटे छोटे कण आपस में जुड़े रहते हैं और सॉलिड अवस्था में रहते हैं, तो वो जिस बल से जुड़े रहते हैं उस बल को कहते हैं आकर्षण बल। क्लियर है भाई। तो इसमें हम उस बल के बारे में पढ़ेंगे, ये उसके एग्जाम्पल हैं कि कौन कौन से वे हो सकते हैं भाई। अगला देखो भौतिक प्रकृति, कि वो बहुत सॉलिड हैं या मुलायम हैं या फिर अत्यधिक कठोर हैं। जैसे हीरा, हीरा बहुत कठोर होता है भाई, हीरा बहुत कठोर होता है। तो इस प्रकार की भौतिक प्रकृति के बारे में हम बात करेंगे। अगला है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता का मतलब है कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है या नहीं। चीजों को ध्यान से समझो, टेबल आपकी किताब में भी है, आप किताब में से भी देख सकते हैं भाई, नहीं तो यहां से नोट कर सकते हैं और मेरे साथ साथ समझते हुए चल सकते हैं क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। विद्युत चालकता का मतलब होता है जिन पदार्थों में विद्युत धारा बह सकती है या फिर नहीं, उसकी व्याख्या की गई है। जैसे लोहा, सही है, लोहा में करंट बह जाता है तो इसे विद्युत चालक कहेंगे। जैसे लकड़ी, लकड़ी में विद्युत धारा नहीं बहती है तो इसे विद्युत का अचालक कहेंगे। जैसे हीरा, हीरे में कभी भी विद्युत धारा नहीं बह सकती। क्या रेत में कभी विद्युत धारा बह सकती है, नहीं बह सकती। तो यही चीज हम देखने वाले हैं कि किसमें विद्युत धारा बह सकती है, यानी कि कौन से ठोस हैं जिनमें विद्युत धारा बह सकती है और कौन से ठोस हैं जिनमें विद्युत धारा नहीं बह सकती। अब तो इस कॉलम का मतलब आपको समझ में आ रहा है। विद्युत रोधी का मतलब होता है
जिसमें विद्युत धारा नहीं बह सकती। विद्युत रोधी का मतलब होता है जिसमें विद्युत धारा नहीं बह सकती। यहां पर इनके गलनांक दिए हैं, गलनांक को एक नाम और दिया जाता है एमपी, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक को आप क्या लिख सकते हैं भाई, एमपी, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट का मतलब होता है पिघलना और पॉइंट का मतलब होता है बिंदु। वह निश्चित बिंदु का ताप जिस पर कोई भी पदार्थ पिघल जाता है। क्लियर है भाई। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई भी पदार्थ पिघल जाता है। जैसे आपने देखा है भाई, बर्फ को ले सकते हैं, बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलने लगता है, मतलब पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमने लगता है और बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलने लगता है। तो इसके दोनों एक ही होते हैं, हिमांक और मेल्टिंग पॉइंट। दोनों बर्फ के हिमांक और जल का हिमांक और आपका बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट दोनों एक ही होते हैं। तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई भी पदार्थ पिघलने लगता है वही क्या कहलाता है, उसका गलनांक या फिर मेल्टिंग पॉइंट। अब ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं भाई, ऊपर लिखी हुई। क्लियर है, पढ़ें एक एक करके। तो देखो ये वाली चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आणविक ठोस किन्हें कहते हैं। आणविक ठोस वे कहला रहे थे जो अणुओं से मिलकर बने थे भाई। किससे मिलकर बने थे, अणुओं से। और इन्हें कितनी कैटेगरी में बांटा गया था, 3 कैटेगरी में। एक तो अध्रुवी, दूसरे अध्रुवीय आणविक ठोस, पूरा बोल रहा हूं मैं, अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। क्लियर है भाई। अब इनमें क्लासिफिकेशन करते हैं। देखो ध्यान से, इनके जो अवयवी कण होंगे, अवयवी कण का मतलब है जिनसे ये मिलकर बने होंगे। तो याद रखना, कोई सा भी आणविक ठोस हो, आणविक ठोस कोई सा भी हो, अध्रुवी हो, ध्रुवी हो या फिर हाइड्रोजन बंधित हो, तीनों के तीनों अणु से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, अणुओं से। क्लियर है भाई, किससे मिलकर बने होंगे, सदैव अणुओं से। तो ये वाली बात याद रखना। अब जो अध्रुवी ठोस होते हैं उनके मध्य जो आकर्षण बल लगा होता है, उनके मध्य जो आकर्षण बल लगा होता है उसे परिक्षेपण बल या फिर लंदन फोर्स कहते हैं। परिक्षेपण बल या लंदन फोर्स कहते हैं। तो याद रखना, इसे एक नाम और कह सकते हैं, अध्रुवीय सहसंयोजक बल। अध्रुवीय सहसंयोजक बल, सहसंयोजक बल। क्योंकि अगर अध्रुवीय है तो उसमें अध्रुवीय, क्योंकि इसमें जितने भी अणु होंगे प्रत्येक परमाणु एक जैसा होगा, ये आप याद रखना भाई। अध्रुवीय सहसंयोजक बल और ये द्विध्रुव बल या फिर इसे ध्रुवीय सहसंयोजक बल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई, ध्रुवीय सहसंयोजक बल, ध्रुवीय सहसंयोजक बल के नाम से भी जान सकते हैं। तो याद रखना, जबकि हाइड्रोजन बंधित यौगिक जो होंगे उनमें किस प्रकार के बल होंगे भाई, उसमें हाइड्रोजन बंध जरूर होगा। उसमें मुख्य रूप से कौन सा बंध होगा, हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन बॉन्ड। H मींस हाइड्रोजन, बॉन्ड मींस बंध। सही है भाई। तो ये 3 बात समझ में आई। इसके बाद देखो अगला बिंदु देखते हैं कि इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल बहुत ध्यान रखने हैं भाई आपको। अगर आपके ऑप्शनल बनते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं, तो उनमें जनरली ये पूछा जा सकता है। क्लियर है, देखते हैं। देखो अगर हम अध्रुवीय सहसंयोजक बंध की बात करें तो ये उसके एग्जाम्पल हैं। अध्रुवीय के ये एग्जाम्पल हैं, जैसे आर्गन जो अक्रिय गैसें हैं, आर्गन जो अक्रिय गैसें हैं वो इसी का एग्जाम्पल है। याद रखना भाई, अक्रिय गैसें। और ये भी ध्यान रखना, ये साधारण टेम्परेचर पर ठोस नहीं होती हैं। ये साधारण टेम्परेचर पर ठोस नहीं होती हैं। जैसे वायुमंडल में इस समय नॉर्मली 25 डिग्री सेंटीग्रेड को नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है, तो उस टेम्परेचर पर ये ठोस नहीं होंगी। उस टेम्परेचर को बहुत नीचे गिराना पड़ता है हमें, उस टेम्परेचर को बहुत नीचे गिराना पड़ता है, अत्यधिक निम्न ताप पर। अत्यधिक निम्न ताप पर ये ठोस अवस्था में जाती हैं। आप क्लियर कर पा रहे हैं। जैसे जल की ही बात करें हम, तो जल क्या सामान्य अवस्था में ठोस है? नहीं। जब आप उसके टेम्परेचर को घटाकर कितना कर देंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड यानी कि द्रव। सही है। जब उसके टेम्परेचर को आप कम करेंगे कितना, 0 डिग्री,
तभी तो वो बर्फ की फॉर्म में जाएगा, सॉलिड फॉर्म में। तो वही कंडीशन है यहाँ पर। क्लियर कर पा रहे हैं आप? नॉर्मल टेम्परेचर पर जितने भी ये आणविक ठोस हैं उनमें से कोई भी ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता। ये बात आप नोट करके कहीं लिख लें कि सामान्य ताप पर आणविक ठोस ठोस अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, अत्यधिक निम्न ताप पर ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। क्लियर है भाई? तो वही देख रहे हैं, देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड। नाम अगर किसी का आपको लिखना है तो लिख लेना भाई, ये है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्लियर है भाई? ये हाइड्रोजन, ये आयोडीन और ये कार्बन डाइऑक्साइड। इसे शुष्क बर्फ भी कहते हैं। जब इसे कम ताप पर करके आप जमाएंगे तो ये बिल्कुल सफेद बर्फ की तरह दिखाई देगा, तो इसे शुष्क बर्फ भी कहते हैं। याद रखना, CO2 जब ठोस अवस्था में होती है, ठंडी करके इसे जमा लिया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं भाई? शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं। तो इसके यही एग्जाम्पल हैं। दूसरा देखेंगे, देखो ध्रुवीय। ध्रुवीय में मुख्य रूप से HCl दे रखा है आपको, SO2 दे रखा है। तो ये मुख्य रूप से गैसें होती हैं। HCl द्रव में भी पाया जाता है, SO2 गैस होती है। लेकिन हम क्या करेंगे, इनके टेम्परेचर को कम करेंगे और इन्हें जमा लेंगे, ठोस कर लेंगे भाई। सही है? तो उस अवस्था की बात हो रही है। अगला देखो हाइड्रोजन बंध। और देखो मैंने आपको क्या बताया भाई, जल H2O जल ही तो होता है, लेकिन इसे जमाकर क्या बना लिया हमने? बर्फ। क्लियर है? अब देखो इनकी भौतिक प्रकृति देखते हैं हम। भौतिक प्रकृति, ये जितने भी यौगिक ऊपर आप देख रहे हैं, चाहे हाइड्रोजन गैस हो, आयोडीन गैस हो, आर्गन हो, चाहे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, CO2 हो, ये मुलायम होते हैं, बहुत ज्यादा कठोर नहीं होते, आसानी से दब जाते हैं, पिचक जाते हैं भाई। इसी प्रकार से ये जो आप देखेंगे दूसरे वाले, ये भी मुलायम होते हैं, बहुत ज्यादा ठोस नहीं होते। लेकिन हाइड्रोजन बंध जिनमें होता है, सही है, वो कठोर होते हैं। क्या आप बताओ, बर्फ मुलायम होता है क्या? इतना कठोर हाथ से दबा सकते हो? नहीं, हथौड़े से तोड़ना पड़ता है भाई, सूजे से, नोकदार चीज जो होती है उससे फोड़ना पड़ता है उसे अलग अलग टुकड़ों में। तो आप समझ गए भैया। अगला देखो विद्युत की चालकता। विद्युत की चालकता, और ये सारे के सारे विद्युत रोधी होते हैं। आणविक ठोस कोई सा भी हो, चाहे अध्रुवी, चाहे ध्रुवी या फिर हाइड्रोजन बंध, सारे के सारे विद्युत रोधी होते हैं। मतलब इनमें विद्युत धारा कभी भी प्रवाहित नहीं हो सकती। अब आपके दिमाग में एक अजीब सी बात आ रही होगी कि पानी में तो विद्युत धारा बहती है भाई, लेकिन बर्फ में क्यों नहीं? तो याद रखना, पानी में कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। सही है? अजीब सा लग रहा होगा आपको, लेकिन आपने जो देखा होगा उसमें विद्युत धारा बह जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें अशुद्धि होती है। आप कहीं नोट करके लिख लें कि शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि शुद्ध जल कैसा होता है? विद्युत रोधी। शुद्ध जल में कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब है उसमें कोई ना कोई अशुद्धि है। इसका मतलब क्या है भाई? कि उसमें कोई ना कोई अशुद्धि है। ये बात नोट करके लिख लो, शुद्ध जल में कभी भी विद्युत धारा नहीं बहती है। कब बहती है? जब उसमें अशुद्धि होती है। जो हैंडपंप से आप पानी निकालते हैं उसमें अशुद्धियां होती हैं, तभी उसमें विद्युत धारा बह सकती है। अगर शुद्ध जल हो तो उसमें कभी भी विद्युत धारा नहीं बह सकती। अब तो क्लियर है भाई। अगला देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट इनके, यानी कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या हो जाती हैं? पिघल जाती हैं। तो मैंने आपको बताया भाई, इन्हें बहुत सामान्य ताप पर तो वैसे ही ठोस नहीं होती हैं, तो सामान्य ताप से कम ही होगा, इसीलिए लिखा है मैंने अत्यधिक निम्न ताप, अत्यधिक निम्न टेम्परेचर पर, और ये थोड़ा सा निम्न, ये भी निम्न, यानी कि सारे के सारे निम्न टेम्परेचर हैं इनके। अत्यधिक निम्न ताप पर ये द्रव अवस्था में या ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। क्लियर है भाई? तो याद रखना। इसके बाद अगला हम पढ़ रहे हैं, अगला कौन सा है? आयनिक ठोस। अगला कौन सा है? आयनिक ठोस। और मैंने आपको क्या समझाया था, ये किससे मिलकर बने होते हैं? आप लिख दें विपरीत आवेशित आयनों से। किससे? अरे इनके अवयवी कण क्या होते हैं? आयन। और ये आयन कैसे होते हैं? विपरीत। विपरीत का मतलब है अगर एक प्लस का होगा तो दूसरा किसका होगा भाई? माइनस का। एक प्लस का होगा तो दूसरा किसका होगा? माइनस का। और इनमें आकर्षण बल जो होते हैं विपरीत आवेश होते हैं। सही है? आवेशित बल होते हैं। कौन से बल होते हैं? और ये दो प्रकार के होते हैं,
या तो कूलामी या स्थिर विद्युत बल। ये बल के प्रकार हैं। जो आयनिक बल होता है वो दो प्रकार का हो सकता है भाई, या तो कूलामी बल हो सकता है, नहीं तो स्थिर विद्युत बल हो सकता है। तो याद रखना इनमें कौन सा आकर्षण बल पाया जाता है, या तो कूलामी बल या फिर स्थिर विद्युत बल। क्लियर है। और देखेंगे इनके एग्जाम्पल। तो नमक तो बहुत देर से मैं आपको बता रहा हूं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, याद इनके नाम भी लिख लेना भाई, नमक, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, ये कैल्शियम फ्लोराइड है CaF2। क्या है भाई, कैल्शियम फ्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। क्लियर है। अगला देखेंगे इनकी भौतिक प्रकृति कैसे होते हैं, बहुत कठोर। कैसे होते हैं, अत्यधिक कठोर। तो याद रखना अत्यधिक कठोर होते हैं। नमक आपने देखा है, क्या आप हाथ से दबा सकते हैं नमक को, नहीं दबा सकते भाई हाथ से, तो कैसा होगा, कठोर। लेकिन ये शब्द क्या लिखा है इन्होंने, भंगुर। भंगुर का अर्थ चाहे तो आप अलग से नोट करके लिख लें। भंगुर का अर्थ होता है वे पदार्थ जिन पर हथौड़े से चोट मारने से या जिन पर आघात करने से वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि नमक की डेली लें, उस पर एक हथौड़े की चोट मारे, क्या वो फैलता है, नहीं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है भाई, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। और इस गुण को कहते हैं भंगुरता। क्या कहते हैं भाई, भंगुर। तो ये जितने भी आयनिक ठोस होंगे सब नमक की तरह होंगे। अगर हथौड़े से चोट मारी तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे। जैसे फिटकरी आपने देखी होगी, फिटकरी पर अगर चोट मारो तो छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं या नहीं बनते हैं। जैसे आपने वो देखी होगी भाई, उसे क्या कहते हैं, गोले मिश्री आपने देखी होगी। मिश्री पर जब चोट मारते हैं तो वो क्या होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। क्लियर है। तो बिल्कुल वैसे ही होते हैं ये। क्लियर है। अब तो अगला देखेंगे कि इनके विद्युत चालकता, कि ये विद्युत चालक होते हैं या नहीं। तो यहां पर बहुत ध्यान से आप समझना भाई, यहां पर बहुत ध्यान से समझना आप कि अगर ठोस अवस्था में हैं, अगर ये ठोस अवस्था में हैं तो विद्युत रोधी होंगे। मतलब इनमें विद्युत धारा नहीं बह सकती। मतलब इतनी बड़ी नमक की डेली ले आए आप, इतनी बड़ी नमक की डेली ले आए ठोस अवस्था में, सही है। तो उस पे आप एक तरफ से करंट का तार लगाएं, दूसरी तरफ से छुएं, कभी भी करंट नहीं मारेगा। तो ये वो वाली लाइन है कि ठोस अवस्था में कैसे होते हैं, विद्युत रोधी। सही है। इसके बाद अगर ये जो ठोस हैं वो गलित अवस्था में हो या फिर इनके जलीय विलयन हो तो ये विद्युत के चालक होते हैं। कैसे होते हैं, विद्युत चालक। गलित अवस्था का मतलब क्या है, बहुत सारी नमक है, उसमें 1 लोटा पानी डाल दिया आपने, उसमें क्या करा भाई, 1 लोटा पानी डाल दिया, तो होता क्या है, जैसे यहां पर मैं समझाता हूं। ये तो हमने लिख लिया भाई, जैसे नमक है हमारे पास ठोस, आपने इसमें थोड़ा सा जल डाला और जल डालने पर ये अपने आयनों में टूट जाता है Na+ और Cl-। और जैसे ही आयन उसमें उत्पन्न हुए विद्युत धारा बहनी शुरू हो जाती है। तो याद रखना अगर गलित अवस्था हो तो उसमें विपरीत आवेशित आयन बन जाते हैं। जो आयनिक ठोस हैं वो अपने आयनों में टूट जाते हैं, चाहे तो गलित अवस्था हो चाहे जलीय। गलित अवस्था और जलीय विलयन में क्या अंतर है, देखो आपने 1 लीटर जल लिया और उसमें 1 चुटकी नमक डाल दिया तो वो नमक का जलीय विलयन होगा। आपने 5 किलो नमक लिया और उसमें 100 ml या 50 ml जल डाल दिया तो क्या सारा नमक घुल जाएगा 50 ml जल में? अरे 50 ml जल में घुल जाएगा सारा नमक? नहीं। तो होगा क्या भाई, वो नमक उसे अवशोषित कर लेगा। तो ये अंतर होता है, वो गलित अवस्था में नमक कहलाएगा जिसमें 50 ml डाला, और वो जो 1 चुटकी नमक डाला आपने 1 लीटर तेल उसमें जल में, वो होगा जलीय विलयन। तो जो जलीय विलयन होते हैं या फिर गलित अवस्था में ये विद्युत के चालक होते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं। अब तो क्लियर है। अगला देखेंगे इनके गलनांक क्या होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं। नमक को आप क्या गला सकते हैं भाई, नमक तो ठोस अवस्था में आप कभी गर्म करके देखना, घर पर तो उसे भाप में बदल ही नहीं सकते। पानी में रखकर गर्म करोगे तो पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, लेकिन नमक आपका उसमें ही रह जाएगा। तो इनके गलनांक कैसे होते हैं, उच्च, यानी कि इन्हें आसानी से नहीं पिघला सकते। इन्हें क्या नमक को कभी पिघलते हुए देखा आपने? कभी ट्राई करना घर पर, कभी भी नहीं पिघल सकता। क्यों? क्योंकि इनके गलनांक बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं।
अब तो क्लियर हो रहा है अभी। अगला देखते हैं, देखो धात्विक ठोस। और धात्विक ठोस पिछला वीडियो हम इन्हीं के बारे में पढ़ा था भाई, कि धात्विक ठोस जो होते हैं मुख्य रूप से धातु ही होती हैं। लोहा, सोना, चांदी, ये जो हैं जितनी भी धातुएं हैं, जिंक, ये सब धात्विक ठोसों के अंतर्गत आती हैं। और ये किससे मिलकर बनी होती हैं? याद रखना, ये मुख्य रूप से परमाणु ही होते हैं, मुख्य रूप से परमाणु ही होते हैं, लेकिन इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आप समझने की कोशिश करो, इनके जो मैंने घटक कण लिखे हैं वो किस हिसाब से लिखे हैं, आप समझने की कोशिश करें। देखो जैसे आपके पास ये लोहा है, आपके पास ये लोहा है, लोहे का प्रतीक क्या होता है? Fe, सही है। तो लोहे का एक बहुत बड़ा कण लिया आपने, तो लोहे के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो मुक्त रूप से इसमें घूमते रहते हैं। लोहे के इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से यहां पर घूमते रहते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन अपने जिस स्थान से निकलता है उसे कहते हैं होल। क्या कहते हैं भाई? होल। और होल को यहां पर समुद्र लिखा गया, होल को यहां पर क्या लिखा गया है? समुद्र। तो आप याद रखेंगे, क्यों विद्युत धारा क्यों बहती है इनमें? देखो आपने लोहे में विद्युत धारा बहती देखी है, क्यों? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन कब होंगे? जैसे Na का हमने परमाणु लिया, क्या Na में कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ होता है भाई? Na में कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ होता है? नहीं। लेकिन Na एक इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग सकता है। तो सोडियम का अगर आप परमाणु लोगे, पूरा एक पदार्थ इतना बड़ा, तो उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक परमाणु का मुक्त रूप से घूम रहा होगा, और जहां से ये इलेक्ट्रॉन निकला होगा उसे आप क्या कहोगे? होल, यानी कि समुद्र। तो इसीलिए ये लिखा गया है विस्थानीकृत। विस्थानीकृत का मतलब है वहां से निकलकर दूसरे स्थान पर जाना। इलेक्ट्रॉन, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन मतलब एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन निकला हुआ के समुद्र में धनायन, के समुद्र में धनायन। अब आप क्लियर कर पा रहे हैं? मतलब सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर घूम रहा है पूरे परमाणु में, और जब सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये होल बन गया, और यही क्या कहलाएगा? धनायन। देखो प्लस का आवेश है नहीं है इस पर, तो आप समझे भाई। तो डायरेक्ट भी कह सकते हैं, जो धनावेशित आयन होते हैं इसमें, तो धनावेशित आयन नहीं कह सकते भाई, क्योंकि आयन अगर कहोगे तो फिर आयनिक ठोस बन जाएगा। क्लियर है? अब तो समझ में आया। विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन समुद्र, या होल कह सकते हैं समुद्र को, होल में धनायन। विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है वहां पर जो होल बना है वो धनायन इसके अवयव कण होते हैं, वो धनायन इसके अवयव कण होते हैं। अब तो क्लियर हो गया। जैसे सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये इसका अब अवयवी कण होगा। सोडियम के धातु का Na+ क्या होगा? अवयवी कण, और सारे के सारे Na+ होंगे, Cl- नहीं होगा इसमें। इसीलिए इसमें लगने वाले बंध को या बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? धात्विक बंध। और ये कैसा होता है? आकर्षण बंध। कैसा होता है? आकर्षण बल, यानी कि एक दूसरे को जोड़े रहता है। क्लियर है भाई? अगला देखो एग्जाम्पल, मैंने आपको क्या बताया, जितनी भी धातुएं हैं सब एग्जाम्पल हैं। लोहा हो, कॉपर हो, सोना हो, मैग्नीशियम, सोडियम, चांदी, कुछ भी ले लो, प्लेटिनम, सब इसके एग्जाम्पल हैं। और याद रखेंगे ये कठोर होते हैं। कैसे होते हैं? कठोर, परंतु आघात वर्धनीय और तन्य। इससे पिछला वीडियो हमने पढ़ा, उसमें मैंने आपको समझाया था आघात वर्धनीय क्या होते हैं, जिन पर चोट मारते रहने पर वो फैलते हैं लेकिन टूटते नहीं छोटे छोटे कणों में। और तन्यता क्या होती है? जिनके पतले पतले तार बनाए जा सकते हो। तो ये ऐसी ही प्रॉपर्टी होती है, ठोस अवस्था हो चाहे गलित अवस्था, विद्युत धारा इनमें बहती है। चाहे लोहा पानी में पड़ा हो, चाहे फिर अलग पड़ा हो, विद्युत धारा तो बहेगी भाई, हम पढ़ चुके हैं। और इनके टेम्परेचर कैसे हैं? उच्च, यानी कि उच्च गलनांक होते हैं। क्या लोहा आप आसानी से पिघला सकते हैं? नहीं, भट्टियों में डालने के बाद पिघलता है, भट्टियों में डालने के बाद पिघलता है। तो उच्च टेम्परेचर इनका गलनांक होता है। क्लियर है भाई? और लास्ट बचा है, कंप्लीट कर लेते हैं, सह संयोजक या फिर नेटवर्क ठोस। और ये किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से। किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से। और कौन से बॉन्ड होते हैं? सहसंयोजक बॉन्ड। तो नवीं क्लास में आपने पढ़े होंगे, 11वीं में भी आपने पढ़े होंगे सहसंयोजक बंध क्या होते हैं भाई, तो वही होते हैं। इनके एग्जाम्पल देखो, SiO2 ये होता है क्वार्ट्ज, जो रेत होता है, बिल्कुल रेत ही है ये, आप रेत कह सकते हैं इसे।
अगला है SiC, SiC सिलिकॉन कार्बाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? सिलिकॉन कार्बाइड। तो याद रखना सिलिकॉन कार्बाइड और सी हीरा, हीरा कार्बन का ही रूप है पर रूप, सी ग्रेफाइड और एल्यूमिनियम नाइट्राइड, AlN क्या है भाई? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। क्लियर है? अगला ये कैसे होते हैं? कठोर। लेकिन इसका एक एग्जाम्पल जो है अपवाद है ग्रेफाइड। सारे के सारे जितने भी आपके सहसंयोजक ठोस होंगे वो सारे के सारे बहुत ही कठोर होंगे। हीरा आपने देखा होगा और रेत आपने देखा कितना कठोर होता है भाई, कभी पिघलता ही नहीं। अरे रेत में ही तो मूंगफली भूंजी जाती है और पॉपकॉर्न भूंजी जाती है भाई, तो क्या कितना भी गर्म हो जाए कभी पिघलता है? नहीं पिघलता। तो बहुत कठोर होता है। लेकिन ग्रेफाइड इसका अपवाद है, एग्जाम्पल के रूप में ये मुलायम होता है। याद रखना ग्रेफाइड कैसा होता है? मुलायम। और ये कैसे होते हैं? विद्युत रोधी। विद्युत धारा कभी भी इनमें नहीं बह सकती। लेकिन ग्रेफाइड फिर अपवाद है, ग्रेफाइड विद्युत का चालक होता, एकमात्र अधातु है जो विद्युत का चालक होती है। तो याद रखना ये अत्यधिक उच्च ताप होता है, बहुत हाई टेम्परेचर पर ये पिघलते हैं। रेत आसानी से नहीं पिघलता, सोना भी आसानी से नहीं पिघलता, बहुत ज्यादा कठोर होते हैं। और हीरा आप लिख भी ले नोट करके कि विश्व में सबसे ज्यादा कठोर चीज हीरा ही है, हीरे से कम ज्यादा कठोर कुछ भी नहीं होता। क्लियर है भाई? तो ये टेबल बहुत ही अच्छी तरह से हमने पढ़ी, एक एक छोटी से छोटी बात को हमने समझा, आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राइट साइड में बेल आइकन का बटन होगा रेड के बराबर में ही, तो उस पर क्लिक करें और ऑल का बटन दबाएं। सही है? धन्यवाद।